तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करते हैं डेली 40 क्वेश्चन इतिहास, 40 क्वेश्चन संविधान, 40 क्वेश्चन भूगोल का करते हैं। तो आज है हमारा 9वां दिन। तो हमने 320 तक कर लिया है, तो 320 के बाद हम 360 तक करेंगे। आज 40 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम बर्बाद के चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, कल हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था कि कंदरिया महादेव मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर है खजुराहो। खजुराहो कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो कंदरिया महादेव मंदिर, जिसका अर्थ है गुफाओं का महान देवता, यह मध्य प्रदेश के खजुराहो में पाया जाता है, ठीक है। तो आगे का आज से हमारा शुरू होगा 321 से, ठीक है। तो 321 हमारा क्वेश्चन है कि प्राचीन नीमा राणा बावड़ी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। प्राचीन नीमा राणा बावड़ी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो इसका सही आंसर है अलवर। तो प्राचीन नीमा राणा बावड़ी राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, ठीक है। आगे प्रश्न है हमारा, तो यहाँ से हमारा अगला टॉपिक शुरू हो गया है, प्राचीन कालीन साहित्य, ठीक है। तो देख लेते हैं, हमारा पहला प्रश्न है 322 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी द्वारा लिखित गई है। यानी पूछा है कौन सी पुस्तक प्लिनी द्वारा लिखी गई है, तो इसका सही आंसर है नेचुरल हिस्ट्री। तो प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री की खोज की थी, ठीक है, और लिखी थी। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, यहाँ पे कई सारे लेखक और कवि दे रखा है। तो नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी, इंडिका मेगास्थनीज, जियोग्राफिका स्ट्रेबो और पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन, ये अज्ञात व्यक्ति, पता ही नहीं किसने लिखा है, ठीक है। तो हमारा प्रश्न था नेचुरल हिस्ट्री, जो कि प्लिनी ने लिखी है। आगे चलते हैं, प्रश्न है 323 कि प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध वैदिक ग्रंथों में से एक मनुस्मृति किसने लिखा है, किस में लिखी गई थी। तो मनुस्मृति किस भाषा में लिखी गई है, किस भाषा में, तो इसका सही आंसर है संस्कृत। तो प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति भारत के सबसे सुप्रसिद्ध वैदिक ग्रंथों में से एक है, जिसको मनु ने मानव जाति के आचार संहिता और सामाजिक व्यवस्था के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। यह संस्कृत में भाषा में लिखा गया है, ठीक है। आगे है कि मनुस्मृति जो है, इसकी अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था। जो मनुस्मृति वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था, किसके द्वारा, मनु के द्वारा, और इसे अंग्रेजी में अनुवाद किया सर विलियम जोन्स ने, ठीक है। इस ग्रंथ में कुल 12 अध्याय हैं। तो मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है 324। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है। इसका सही आंसर है डी अमुक्त माल्याद। तो नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, ये सब हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है, ठीक है। नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, ये पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है, जबकि अमुक्त माल्याद पुस्तक कृष्णदेवराय द्वारा लिखी गई है। अमुक्त माल्या कृष्णदेवराय द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो आगे प्रश्न है 325। प्रश्न है कि 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई पुस्तक राजतरंगिणी किस राज्य के इतिहास के बारे में है। तो राजतरंगिणी में किसके बारे में चर्चा है, तो इसका सही आंसर है कश्मीर। तो कश्मीर का जो इतिहास है वो राजतरंगिणी के में दिया गया है, और राजतरंगिणी लिखा किसने है, कल्हड़ ने लिखा है। तो 12वीं शताब्दी ईसा में कल्हड़ द्वारा लिखी गई पुस्तक राजतरंगिणी में कश्मीर राज्य के इतिहास का वर्णन है। उन्होंने राजतरंगिणी, जो कि संस्कृत भाषा में 1148 ईस्वी में लिखना प्रारंभ किया, 3 वर्षों में पूरा किया। तो बस ये याद रखना है कि राजतरंगिणी किसने लिखा है, कल्हड़ ने लिखा है, और इसमें कश्मीर इतिहास की चर्चा है, ठीक है, और ये संस्कृत भाषा में है। आगे प्रश्न है 326 कि निम्नलिखित में से किसने इंडिका लिखी थी। इंडिका किसने लिखी थी, जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय के भारत का वर्णन है। इसका सही आंसर मेगास्थनीज। तो इंडिका जो है मेगास्थनीज की पुस्तक है। तो मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका में मौर्य वंश के शासन के समय के भारत का वर्णन है। टालमी ने भूगोल, प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरी का प्रमुख पहली सदी के प्रमुख लेखक हैं। तो बस आपको ये याद रखना है कि इंडिका जो है वो मेगास्थनीज की पुस्तक है, और इसमें मौर्य वंश की चर्चा है, ठीक है। आगे प्रश्न है 327 कि दंत कथाओं के संग्रह पंचतंत्र की रचना किसने की थी। दंत कथाओं के संग्रह
पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है विष्णु शर्मा। तो दंत कथाओं के संग्रह पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। आगे प्रश्न है हमारा 328। प्रश्न है कि पंपा द्वारा रचित ग्रंथ विक्रमार्जुन विजय निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? पंपा द्वारा रचित ग्रंथ विक्रमार्जुन विजय किस भाषा में लिखा गया है? इसका सही आंसर है कन्नड़। विक्रमार्जुन विजय जिसे पंपा भरत के नाम से भी जाना जाता है, 10वीं शताब्दी के जैन कवि पंपा की उत्कृष्ट कृति है। यह व्यास के महाकाव्य महाभारत का कन्नड़ संस्करण है। ठीक है, जो महाभारत है उसी का कन्नड़ में प्रयोग किया गया है। 329 है कि प्राचीन भारत के किस कवि ने मेघदूत की रचना की थी? प्राचीन भारत के किस कवि ने मेघदूत की रचना की थी? कालिदास। सही आंसर है कालिदास। तो कालिदास की रचना है मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभवन। महर्षि व्यास महाभारत, हरिशेड़, प्रयाग प्रशस्ति जो कि यूपी पुलिस में आया था 17 तारीख को पहले शिफ्ट में। ठीक है, फिर रवि कीर्ति, एहोल प्रशस्ति। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारा कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज कितने वर्गों में उल्लेख है? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है? सही आंसर है 7। देख लेते हैं सोल्यूशन इसका। इंडिका ग्रीन राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखित एक पुस्तक है। इस पुस्तक में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। ग्रीक शासक सेल्यूकस द्वारा मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में भेजा गया था। मेगास्थनीज मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में रहा। अपने प्रवास के दौरान इंडिका लिखा। यह भारतीय इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, 331 निम्नलिखित में से किसे शास्त्र के भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पाई गई? निम्न में से किस शास्त्र में भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पाई गई? इसका सही आंसर है नाट्यशास्त्र। तो नाट्यशास्त्र में भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पाई जाती है। नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक के बीच किया था। इसे 5वां वेद भी कहा जाता है। तो नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने किया है, जिसे 5वां वेद भी कहा जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? तो हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। इन्होंने हर्षचरित लिखा जिसमें हर्षवर्धन के बारे में चर्चा है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है हमारा कि पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी की स्थापना प्राचीन भारत में किसके द्वारा की गई थी? पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी की स्थापना प्राचीन भारत में किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है जैमिनी। ऑप्शन नंबर डी जैमिनी। तो जैमिनी के द्वारा पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी की स्थापना प्राचीन भारत में जैमिनी द्वारा की गई थी। यह दर्शन, न्याय, वैशेषिक प्रणालियों को शामिल करता है और वैध ज्ञान को अवधारणाओं पर जोर देता है। इसके अनुसार वेद शाश्वत और सभी ज्ञान से युक्त है। तो पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी जैमिनी ने की थी। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी? तो हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किस कवि ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत में की थी। तो इसका सही आंसर है हरिशेड़। तो ये जो क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना कवि हरिशेड़ द्वारा की गई थी, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री थे। इस प्रशस्ति की भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी थी, जबकि इसकी शैली चंपू काव्य की तरह है। साथ ही इस अभिलेख पर सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त और बीरबल तथा जहांगीर के लेख हैं। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेड़ ने की थी, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक है, आगे प्रश्न है कि दो महाकाव्यों रघुवंशम और कुमार संभवन की रचना किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर है डी कालिदास। तो कुमार वंश और कुमार संभवन की रचना कालिदास ने की थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपने प्रश्न देख लेते हैं रचनाओं को। हमारा प्रश्न है कि रघुवंशम, कुमार संभवन, ऋतुसंहार, मेघदूत कालिदास। रघुवंशम, कुमार संभवन, ऋतुसंहार, मेघदूत कालिदास। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, चारुदत्तम भास, किरातार्जुनीयम भारवी, पंच सिद्धांतिका बराह पंचतंत्र विष्णु शर्मा। ठीक है, आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ
कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है? तो राजतरंगिणी, जो कि कल्हड़ द्वारा रचित गई थी। तो कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी एक संस्कृत ग्रंथ है। इसमें कश्मीर के इतिहास का विस्तृत वर्णन है। इसकी रचना 1148 से 1150 ईस्वी के बीच की गई। इसमें कुल 8 तरंग एवं लगभग 8000 श्लोक हैं। तो जो राजतरंगी है इसमें कश्मीर की चर्चा है, ठीक है। इसे कल्हड़ ने लिखा है और ये संस्कृत में है। आगे प्रश्न है हमारा कि 37 प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर है चरक। तो चरक एक देख लेते हैं इसका सलूशन। जो चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद विशारद के रूप में विख्यात थे। तो चरक एक आयुर्वेद विशारद के रूप में विख्यात थे। वे कनिष्क के राजवैद्य राजा कनिष्क के राजवैद्य चरक थे। इनके द्वारा रचित पुस्तक चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है, ठीक है। इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक दवाओं का उल्लेख है तथा सोना, चांदी, लोहा और पारा आदि धातुओं के भस्म एवं उनके उपयोग का वर्णन मिलता है, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है 338 कह रहा है कि अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाण भट्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए? इसका सही आंसर है हर्षवर्धन डी। तो बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो बाण भट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। वह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, हर्षचरित्र और कादम्बरी। तो जो बाण भट्ट है उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं, एक तो हर्षचरित्र और दूसरी कादम्बरी। वो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, ठीक है। आगे प्रश्न है कि कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम शकुंतला और राजा के प्रेम कथा थी। किस राजा की प्रेम कथा थी? तो दुष्यंत। तो अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल संस्कृत साहित्य का अपितु विश्व साहित्य का उत्कृष्ट नाटक है। यह कालिदास की अंतिम रचना है। इसके 7 अंकों में राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय कथा का वर्णन है। इसका कथानक महाभारत के आदि पर्व शकुंतला पाख्यान से लिया गया है। तो जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो कालिदास द्वारा रचित है, ठीक है। आगे प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय पाठ्य राजतरंगिणी किसका कृति है? जो राजतरंगिणी है वो किसने लिखा है? कल्हड़, जिसमें कश्मीर की चर्चा है, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है कि कल्हड़ एक लेखक थे जिन्होंने कहाँ के राजाओं के बारे में एक विस्तृत कविता लिखी है? कल्हड़। तो कल्हड़ कश्मीर, इसका आंसर सही है कश्मीर, जो कि राजतरंगिणी पुस्तक लिखी है। आगे हमारा प्रश्न है 342 अश्वघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे? अश्वघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे? इसका सही आंसर है कनिष्क। अश्वघोष एक दार्शनिक और कवि थे जिन्हें कालिदास से पहले भारत के सबसे महान कवि और संस्कृत नाटक का जनक माना जाता है। अश्वघोष ने कनिष्क के दरबार में रहे हैं। जो अश्वघोष है वो कनिष्क के दरबार के दरबारी कवि थे, ठीक है। 343 है कि संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा रचित या लिखित पुस्तक अष्टाध्यायी किससे संबंधित है? संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित पुस्तक अष्टाध्यायी किससे संबंधित है? व्याकरण से। तो संस्कृत द्वारा पाणिनि द्वारा लिखित पुस्तक अष्टाध्यायी व्याकरण से संबंधित है, ठीक है। आगे प्रश्न है 344 प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस ऋषि ने मीमांसा सूत्र लिखा है? इसका सही आंसर है जैमिनी। तो जैमिनी ऋषि ने मीमांसा सूत्र को लिखा है। आगे प्रश्न है सी यू की या द रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड पुस्तक लेखक के कौन है? तो इसका सही आंसर है ह्वेनसांग, सी यू की ह्वेनसांग, ठीक है। प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? इसका सही आंसर है चरक। प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में चरक का इतिहास रहा और चरक ने चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा है, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है कि तमिल परंपरा के अनुसार कवियों की सभाओं जिन्हें संगम के नाम से जाना जाता है को कहाँ आयोजित किया जाता था? इसका सही आंसर है, यहाँ पे देख लेते हैं, इसका सही आंसर है ए। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं
कि दक्षिण भारत में लगभग 300 ईसा पूर्व में 300 ईस्वी के बीच में अवधि के संगम काल के नाम से जाना जाता था। तमिल कवियों ने संगम भाषाओं का आयोजन किया जिसे संगम कहा जाता था। ठीक है, मदुरै में इसका आयोजन किया जाता था। जो तमिल संगम था उसका आयोजन मदुरै में किया जाता था। आगे प्रश्न है कि आमुक्त माल्यात का लेखक किसने किया है। आमुक्त माल्यात का लेखन किसने किया है, यानी आमुक्त माल्यात पुस्तक के लेखक कौन है। इसका सही आंसर है कृष्ण देव राय। आमुक्त माल्यात की रचना कृष्ण देव राय ने तेलुगु भाषा में किया है। कृष्ण देव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता है। इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। तो आमुक्त माल्यात किसने लिखा है, कृष्ण देव राय। ठीक है, प्रश्न है कि अलबरूनी की प्रसिद्ध कृति किताबुल हिंद किस भाषा में है। अलबरूनी की प्रसिद्ध कृति किताबुल हिंद किस भाषा में है। सही आंसर है अरबी। अरबी में किताबुल हिंद को लिखा गया है किसके द्वारा, अलबरूनी को। ठीक है, इसका सलूशन देख लेते हैं। तो अल बरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद। इनका जन्म 937 मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान के ख्वारिज में हुआ था। अल बरूनी ईरानी मूल का एक फारसी लेखक था। इसने अनेक रचनाएं मातृभाषा फारसी में की। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इनकी कृति किताबुल हिंद जो कि अरबी भाषा में थी, अल नजूम, कानून अल मसूदी अल हयत। ठीक है, 350 है हमारा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र किसने लिखा है। इसका सही आंसर है चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखित राजनीतिक शास्त्र से संबंधित पुस्तक है। अर्थशास्त्र पर भट्टा स्वामी ने प्रतिपदा पंचिका नामक टीका लिखी है। चाणक्य का एक और नाम है जिसे कौटिल्य कहा गया है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री थे। ठीक है, 51 है कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकट्टिकम मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखा है। मृच्छकट्टिकम सुद्रम। मृच्छकट्टिकम जिसका अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना या मिट्टी की छोटी गाड़ी नामक सामाजिक नाटक के रचनाकार शूद्रक है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है 352 कि तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम का लेखक किसने किया है। शिल्पादिकारम को किसने लिखा है। इसका सही आंसर है इलंगो आदिगल। तो शिल्पादिकारम को तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है नुपुर की रानी। इस महाकाव्य की रचना चेर वंश के शासक सेनगुट्टवन के भाई इलंगो आदिगल ने लगभग दूसरी और तीसरी शताब्दी में की थी। इस महाकाव्य के नायक और नायिका कोलवन और कनंगी हैं। कोलवन और कनंगी शिल्पादिकारम के नायक और नायिका हैं। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बाणभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक है। तो बाणभट्ट ने कादम्बरी लिखा है। ठीक है, इसका सही आंसर है कादम्बरी। आगे हमारा प्रश्न है 354 कि निम्न में से कौन कालिदास की रचना नहीं है। तो कुमार संभवम रचना है कालिदास की। ठीक है, विक्रमोर्वशीयम कालिदास की, मेघदूत कालिदास की, कामसूत्र कालिदास की नहीं है। ठीक है, तो कामसूत्र कालिदास की नहीं है। तो कामसूत्र महर्षि वात्स्यायन द्वारा रचित पुस्तक है। कामसूत्र महर्षि वात्स्यायन द्वारा रचित पुस्तक है। और कालिदास की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, ऋतु संहार। ठीक है, ये सारी कालिदास की रचनाएं हैं, लेकिन कामसूत्र कालिदास की नहीं है, ये महर्षि वात्स्यायन की है। आगे हमारा प्रश्न है, तो यहाँ से हमारा नया टॉपिक शुरू हो जाता है चित्रकला। ठीक है, तो प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में शब्द NBPW क्या है। शब्द NBPW क्या है। तो NBPW का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका सही आंसर है मिट्टी के बर्तनों का प्रकार। NBPW एक मिट्टी के बर्तनों का प्रकार था। ठीक है, देख लेते हैं सोल्यूशन। तो प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में NBPW का अर्थ है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड ओर। ठीक है, मौर्य काल में मृत भांडों को आमतौर पर NBPW से संदर्भित किया जाता था।
यह मृदभांड अत्यधिक चमकीले एवं काले रंग के होते थे तथा इनका उपयोग विशिष्ट मदों में किया जाता था। मौर्य काल में कौशाम्बी और पाटलिपुत्र NBPW के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, NBPW का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन। आगे चलते हैं तो हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे 356 है। कह रहा है कि 9वीं और 11वीं शताब्दी के बीच की अवधि के दौरान बंगाल में प्रचलित मूर्तिकला की शैली को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है पाल शैली। तो 9वीं और 11वीं शताब्दी के बीच की अवधि को बंगाल में प्रचलित मूर्तिकला की शैली को पाल शैली कहा जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारा कि भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच पश्चिमी तैली रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है, पूछा जा रहा है कहाँ पे तैली रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। तो भारत और चीन के चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच पश्चिमी अफगानिस्तान में तैली रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। आगे प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तिकलाओं से संबंधित हैं? इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्तिकलाओं से संबंधित हैं? इसका सही आंसर है जातक कथाएं। ठीक है, सलूशन देख लेते हैं। तो अजंता गुफा जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र की चित्रकारी और मूर्तिकलाओं से जातक कथाएं संबंधित हैं। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। इन कथाओं में मनोरंजन के माध्यम से नीति और धर्म को समझाने का प्रयास किया गया है। जातक खुद्दक निकाय का 10वां प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसे 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अजंता की गुफाओं में 29 गुफाएं हैं, जिसमें से 25 विहार, 4 चैत्य हैं। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है, यहाँ से नया टॉपिक हो गया है विविध। तो हमारा प्रश्न है कि अरबी यात्री सुलेमान किस शताब्दी में के मध्य में भारत आया था? अरबी यात्री सुलेमान किस शताब्दी के मध्य भारत आया था? तो इसका सही आंसर है 9वीं शताब्दी में। ठीक है, तो अरबी यात्री सुलेमान 9वीं शताब्दी के मध्य भारत आया था। इसने पाल और प्रतिहार राजाओं के विषय में लिखा है। आगे प्रश्न है, तो ये हमारा लास्ट प्रश्न है। ठीक है, ये हमारा लास्ट प्रश्न है, बिम्बिसार ने किस राजवंश के राजा के उपचार के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो इसका सही आंसर है, प्रश्न है कि बिम्बिसार ने किस राजवंश के राजा के उपचार के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था? ठीक है, तो इसका सलूशन हम देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है सी वाला। तो बिम्बिसार को जैन साहित्य श्रेणी कहा गया है। वो मगध के पहले वंश हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। उसकी राजधानी राजगिरी थी। उसने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत की पीलिया नामक बीमारी को ठीक करने के लिए भेजा था। ठीक है, बिम्बिसार बौद्ध और जैन दोनों मतों का पोषक तथा उसी के शासन के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 40 क्वेश्चन इतिहास के। अब हम करेंगे संविधान के 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने इतिहास के 40 क्वेश्चन कर लिया है। अब हम करेंगे संविधान के 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो हम डेली 40 क्वेश्चन इतिहास, 40 क्वेश्चन संविधान, 40 क्वेश्चन भूगोल का करते हैं। तो 120 क्वेश्चन हमें करना है। तो हमने संविधान में 320 तक कल कर लिया है। आज हम 320 से 360 तक करेंगे। ठीक है, तो हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। एक बार देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? इसका सही आंसर है अनुच्छेद B 52। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो कल मैंने आपको बताया था, आज भी बताया हूँ, एक ट्रिक मैंने बताया है राष्ट्रपति के अनुच्छेद को याद करने का, पकानी कोको दुयु दशम। ये ट्रिक है राष्ट्रपति के सारे अनुच्छेद याद करने का। तो चलते हैं, आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 321। ठीक है, प्रश्न है कि भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? सही आंसर है वीवी गिरी। तो भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे, जबकि जाकिर हुसैन दूसरे, गोपाल स्वरूप दूसरे, और वर्तमान में जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है 322 कि निम्न में से किस कारण से भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है? निम्न में से किस कारण से भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है? इसका सही आंसर है संविधान का उल्लंघन करने पे। तो देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति के अनुच्छेद 61 के तहत
उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर हटाया जा सकता है। तो जो महाभियोग है वो अनुच्छेद 61 में है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। इसका सही आंसर है डी, अनुच्छेद 61, ठीक है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। आगे प्रश्न है हमारा 324 कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है। सही आंसर है महाभियोग। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लाया जा सकता है। राष्ट्रपति को समय से पहले यानी 5 साल से पहले अगर उसे उसके पद से हटाना है तभी हटाया जा सकता है जब वो संविधान का उल्लंघन करे, ठीक है। आगे प्रश्न है कि राष्ट्रपति के नाम पर जारी और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों को निम्न में से किसके द्वारा प्रमाणित किया जाना होता है। सही आंसर है डी, उस प्रकार से जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों से निर्दिष्ट किए गए अनुसार हो, ठीक है। आगे प्रश्न है हमारा कि सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितनी अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होना होता है। सही आंसर है 60 दिन। तो सेवानिवृत्ति होने के वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के 60 दिन के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ठीक है। आगे प्रश्न है 27 कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सत्रों के सत्र में होने पर भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। यानी कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 123। तो संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में न होने पे, यानी जब संसद का यानी लोकसभा और राज्यसभा का सत्र न चल रहा हो, न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है कि अध्यादेश की जो शक्ति होती है वो संसद के द्वारा बनाए गए कानून के बराबर होती है, ठीक है, और यह तत्काल लागू हो जाता है। अध्यादेश जैसे अभी उत्तर प्रदेश में जो आया है कानून, जो नकल रोकने के लिए कानून आया है 10 साल और 1 करोड़ की सज़ा, तो ऐसा नहीं है कि जो हमारा सदन था, जो हमारा विधानसभा वो चल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी अध्यादेश के द्वारा उसे लागू कर दिया गया, ठीक है। तो अध्यादेश को अधिसूचित करने के बाद संसद के बैठक में 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर सकता है। इसका सही आंसर है सी, अनुच्छेद 123, ठीक है। आगे प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसका सही आंसर है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, ये सत्य है। ये देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति का चयन 7 वर्ष की अवधि के लिए होता है, गलत है। उपराष्ट्रपति का चयन 6 वर्ष के लिए होता है, गलत है। उपराष्ट्रपति का चयन 4 वर्ष के लिए होता है। तो उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद 67 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो 5 साल का होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति नहीं रहे। यानी 4 ऑप्शन में से एक ऐसा व्यक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं और 3 लोग भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है विश्व प्रताप सिंह, ये भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। KR नारायण, शंकर दयाल और ज्ञानी जैल सिंह, ये लोग राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। तो जो विश्वनाथ प्रताप सिंह है ये राष्ट्रपति नहीं थे बल्कि ये प्रधानमंत्री थे। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ये भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष होता है। निम्न में से कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होता है। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है कि किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। इसका सही आंसर है सी, ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। तो इसका सलूशन देख लेते हैं।
तो देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति पॉकेट वीटो की शक्ति प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति को पॉकेट वीटो शक्ति प्राप्त है। इस शक्ति का प्रयोग पहली बार देश के 7वें तत्कालिक राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में किया गया था। राष्ट्रपति द्वारा पॉकेट वीटो का प्रयोग विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। वह न तो विधेयक को स्वीकार करता है, न विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है। यानी जो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल सबसे पहले किया था वो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था 1986 में, जब भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक आया था, ठीक है। तब ये पास नहीं हो पाया था, इसीलिए। आगे हमारा प्रश्न है कि केंद्र राज्य और अंतर्राज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्य परिषद नियुक्त करने का अधिकार किसे है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति, ठीक है। 333 का सही आंसर है राष्ट्रपति। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। तो केंद्र राज्य और अंतर्राज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद नियुक्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना का वर्णन है। तो जो अंतर्राज्य परिषद का वर्णन है वो अनुच्छेद 263 में है, लेकिन इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है 234 कि उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर कितनी राशि जमा करनी होती है? सही आंसर है 15,000। तो जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होती है, ठीक है। फिर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? ठीक है, तो इसका आंसर है बी वाला 66। तो मैंने कल आपको बताया था उपराष्ट्रपति का जो ट्रिक होता है वो उसरा निका चूस। तो ये 63 हो गया, 64 हो गया, 65 हो गया, 66 हो गया। तो निर्वाचन जो है चुनाव या निर्वाचन वो 66 है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? सही आंसर है राष्ट्रपति, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है कि जब मतदान के लिए अधिकार पात्रता आयु 21 वर्ष जब मतदान के अधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो जब वोट डालने की उम्र 21 से 18 की गई तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर है आर वेंकट रमन। तो भारतीय संविधान के संशोधन 61 के द्वारा 1988 के तहत लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मतदान की उम्र 21 से 18 कर दी गई। उस समय जो राष्ट्रपति थे वो आर वेंकट रमन थे, ठीक है। रामास्वामी वेंकट रमन थे, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि ये प्रश्न है 338, कह रहा है कि भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति और भारतीय संघ की रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति नहीं थे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं थे, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है? यानी उपराष्ट्रपति को हटाने की बात कही गई है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 67, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया की बात अनुच्छेद 67 में की गई है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि उपराष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 67 में वर्णित है। उपराष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक होती है। उसने अपने पद से पदावधि पूर्ण होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर हटाया जा सकता है, जिसे राज्यसभा के तत्कालिक तथा समस्त सदस्यों की बहुमत ने पारित किया, ठीक है। आगे प्रश्न है हमारा कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने वर्षों का होता है? सही आंसर है 5 साल, ठीक है। अनुच्छेद 67 में कहा गया है 5 साल इसके कार्यकाल के बारे में। आगे प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे छोटा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हम देख लेते हैं। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में यह प्रावधान
है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 56A में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल तक पद पर धारण करेगा। उपयुक्त विकल्पों में से सबसे न्यूनतम कार्यकाल डॉक्टर जाकिर हुसैन का था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे कम समय तक राष्ट्रपति के पद पर थे, यानी सबसे कम समय तक, सबसे कम जो कार्यकाल है राष्ट्रपति के पद पर वो डॉक्टर जाकिर हुसैन का है। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन 13/5 से 13/5/1969, 13/5 से 13, ये मुझे लग रहा है यहाँ पे गलत, ये 6 रहेगा, तो 13/5 से 3 दे रखा है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, सबसे कम समय के लिए? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के, तो सॉरी, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो 1967 से 1969 तक रहे हैं राष्ट्रपति, और सबसे कम समय के लिए रहे हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के इनमें से किस राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति का पदभार नहीं संभाला है? भारत के इनमें से किस राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति का भार नहीं संभाला है? तो इसमें सही आंसर है डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह। तो जो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं वो डॉक्टर जाकिर हुसैन भी रह चुके हैं, वराहगिरी वेंकट गिरी भी रह चुके हैं, और आर वेंकट रमणी भी रह चुके हैं, लेकिन ज्ञानी जैल सिंह कभी भी उपराष्ट्रपति का पद पर नहीं थे। ठीक है, देख लेते हैं इसका सलूशन। तो ज्ञानी जैल सिंह ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति का पद भार नहीं संभाला है। ज्ञानी जैल सिंह पहले सिख राष्ट्रपति थे। ठीक है, के आर नारायण प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। के आर नारायण प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। आगे हमारा प्रश्न है 246, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो इसका सही आंसर है भारत के प्रधानमंत्री। तो संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। ठीक है, इस प्रकार वह केंद्र द्वारा ही मनोनीत होता है। तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल के बारे में कहा गया है। आगे हमारा प्रश्न है 347, प्रश्न है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो इन्हीं के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को टीचर दिवस मनाया जाता है। तो आगे हमारा प्रश्न है 348, कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति सॉरी क्या हो रहा है यार, सॉरी कह रहा है भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? कह रहा है भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की दोनों की, तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? सही आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। आगे हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन करेगा? इसका सही आंसर है उपराष्ट्रपति। ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं रहता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे। ठीक है, आगे प्रश्न है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सही है? तो लोकसभा के 2 सदस्यों को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये गलत है। तो राज्यसभा के 12 सदस्यों राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये सही है। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवादों और संदेहों का जांच करने का निर्णय किसे प्राप्त है? तो इसका सही आंसर ए, सर्वोच्च न्यायालय को। तो सर्वोच्च न्यायालय जब राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद या कोई भी समस्या पैदा होगी तो उसकी जांच सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ठीक है, प्रश्न दे रखा है हमारा यहाँ पे सलूशन है कि राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच का निर्णय लेने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, अनुच्छेद 71 में। ठीक है, अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ भी होता है तो उसकी जांच सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ठीक है, 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा 71वें उपखंड 4 में जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल में कुछ स्थान रिक्त है। ठीक है, मतलब अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कुछ लोग नहीं आते हैं, कुछ लोगों के स्थान रिक्त हो जाता है, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके आधार पर कोई भी ये बात लेके कहीं भी जा नहीं सकता कि उसमें सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। ठीक है, तो आगे हमारा प्रश्न है
तो हमारा प्रश्न है 352। प्रश्न है कि राष्ट्रपति लिखित रूप से किसको संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है? सही आंसर है उपराष्ट्रपति को। ठीक है, तो राष्ट्रपति भारत देश का प्रथम नागरिक है, संघ का सभा कार्यपालिका शक्तियाँ उसमें निहित है तथा जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 53(1) में किया गया है। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारा कि आगे प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रपति किसी राज्य के से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यानी किसके रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति राज्य में आपातकाल की घोषणा करता है? सही आंसर है राज्यपाल। ठीक है, देख लेते हैं हम इसका सलूशन। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अधीन राज्यों में आपातकाल की घोषणा राज्यपाल के प्रतिवेदन पर कर सकता है, जिसे आमतौर पर राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि राज्य में वैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो वह राज्यपाल के प्रतिवेदन के बिना ही राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। ठीक है, ऐसी उद्घोषणा का एकमात्र आधार राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता है। आगे प्रश्न है हमारा कि संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? संसद के सदनों की बुलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारा, तो यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं कि संसद के सदनों को बुलाने यानी आहूत की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। इसके अलावा संसद के सत्रावसान करने, लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार एवं दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है और लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। तो जो राष्ट्रपति है वो संयुक्त बैठक बुलाता है वो अनुच्छेद 108 के तहत, और जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत किया जाना है? ठीक है, तो इसका आंसर है 331D। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन दे रखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल समुदाय के व्यक्तियों को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं होने पर समुदाय के 2 व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नामांकित करेगा, जिसे 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था। पहले अनुच्छेद 331 में था कि 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाएगा, लेकिन फिर बाद में 104वां संशोधन हुआ जिसमें एंग्लो इंडियन के सीटों का जो आरक्षण था उसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो अब कोई भी एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं किया जाता है। ठीक, आगे प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति वर्ष की अवधि के लिए पद ग्रहण करते हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो 5 साल के लिए अपना पद ग्रहण करते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति 5 साल के लिए अपना पद ग्रहण करते हैं। आगे प्रश्न है 357 कि जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर है ज्ञानी जैल सिंह। तो तत्कालिक सॉल्यूशन देख लेते हैं। तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को हत्या के बाद राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ भारत के तत्काल राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने दिलाई थी। राजीव गांधी भारत के 6वें निर्वाचित प्रधानमंत्री थे। इन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। 21 मई 1991 से 46 वर्ष की आयु में तमिलनाडु में लिट्टे द्वारा किए गए आत्मघाती विस्फोट में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय जो राष्ट्रपति थे वो ज्ञानी जैल सिंह थे। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति हैं? इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो 1950 से 1962 तक 12 वर्ष से अधिक। ठीक है, तो आगे हमारा प्रश्न है कि भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? यानी कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो केंद्रीय श्रम मंत्री भी रह चुके हैं? इसका सही आंसर है वी वी गिरी, जो भारत के श्रम मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है जो कि हमारा लास्ट है 360।
भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 61। तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 40 क्वेश्चन संविधान के। अब हम करेंगे 40 क्वेश्चन भारतीय भूगोल के, ठीक है। तो हमने 40 क्वेश्चन इतिहास के, 40 क्वेश्चन संविधान के, अब 40 क्वेश्चन हम करेंगे भारतीय भूगोल के, भारत भूगोल के, ठीक है। तो हमने 320 तक करा था, तो आज हम 321 करेंगे, 321 से 360 तक, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देख लेते हैं। यह तिब्बत में उद्भूत होती है, सही है। तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है, ठीक है, सही है। इसका अधिकांश मार्ग भारत के बाहर स्थित है, सही है। ये भारत तिब्बत में ज़्यादा बहती है, भारत में कम ही बहती है। डी वाला हमारा है, यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है, जहाँ इसे दिबांग कहा जाता है। तो ये हमारा गलत है, इसे दिबांग नहीं कहा जाता है, इसे तिवांग कहा जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ये सही है, लेकिन इसे अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम इसको सोल्यूशन। तो इसे अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे दे रखा है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है, ना कि दिबांग कहा जाता है। जो दिबांग है वो तो इसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन है यहाँ पे आप लोग को सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसके सोल्यूशन में, कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। इसका अधिकांश मार्ग भारत के बाहर स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश के सदिया शहर के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदी दिबांग, लोहित, सियांग, बूढ़ी दियांग, तिस्ता और धनसरी है। यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। ब्रह्मपुत्र का विभिन्न क्षेत्रों में नाम है। चीन में इसे तसांगपो कहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है या मेघना, ठीक है। गंगा में मिलने के बाद इसे पद्मा कहा जाता है। तो ये हो गया ब्रह्मपुत्र के बारे में। आगे चलते हैं। प्रश्न है हमारा 322 कि उस नदी प्रणाली की पहचान कीजिए जिसे आप दिहांग नदी में पाएंगे, जिसे आप दिहांग नदी में पाएंगे। तो उसका सही आंसर है डी, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र को दिहांग नदी कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में। आगे कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। आगे प्रश्न है 324 लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? लोहित नदी किसकी सहायक नहीं है? ब्रह्मपुत्र की। तो लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न है हमारा कि सियांग, तिरप और कामेंग इनमें से किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। सियांग, तिरप और कामेंग अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। ये सभी नदियां ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। सियांग, तिरप और कायम ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। कामेंग नदी को पहले बरेली नदी और असम में, चलिए इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। 325 कि गंगा ब्रह्मपुत्र कितने अक्षांशों के बीच स्थित है? किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो 20 उत्तर से 30 उत्तरी। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र 20 उत्तर से 20 नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ में स्थित है, ठीक है। फिर अगला है नामचा बरवा यू टर्न। नामचा बरवा यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है उसे नामचा बरवा मोड़ कहते हैं, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है कि असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है? असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है? सही आंसर है धुबरी। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका कि ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों चीन, भारत, बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। तिब्बत के पठार में इसे सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। असम के सदिया से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व से पश्चिम की ओर रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। सदिया से धुबरी तक शहर प्रवाहित होने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी से अचानक दक्षिण की ओर मुड़ कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जहाँ इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे प्रश्न है कि किस नदी को तिब्बत में सांगपो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी
पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों में से होकर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? तो सही है तीस्ता। तो तीस्ता नदी का उद्गम भारत के सिक्किम राज्य में स्थित पाहुनरी हिमनद से होता है। यह नदी भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य से प्रवाहित होती है, बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो रंगित नदी इसकी सहायक नदी है। तीस्ता नदी की सहायक नदी रंगित नदी है। आगे प्रश्न है कि किस नदी की द्री मथुन, तलोम, एमे, अही, एमरा और आवा नामक सहायक नदियां हैं? सही आंसर है दिबांग। सही आंसर है दिबांग। दिबांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है, सहायक उपनदी है। यह भारत के असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में बहती है और इसकी ये सारी सहायक नदियां हैं। हालांकि ये पूछेगा नहीं वैसे, लेकिन पूछ तो दिया ही है ना। तो आगे प्रश्न है कि धनसिरी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? धनसिरी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है धनसिरी। धनसिरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा यहाँ से अगला टॉपिक शुरू हो गया है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? नर्मदा तो अरब सागर में, माही अरब सागर में, और गोदावरी हमारा बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कुछ प्रमुख नदियाँ दामोदर, हुगली, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई आदि हैं, जबकि सिंधु, माही, नर्मदा, तापी आदि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, केरल की नदियाँ प्रश्न दे रखा है हमारा। प्रश्न है 335, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा जो है अरब सागर में गिरती है, बाकी गोदावरी, कावेरी, गंगा ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो नर्मदा नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में मिलती है। यह महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के कुछ क्षेत्रों के अलावा मध्य प्रदेश के एक बड़े क्षेत्र में जल प्रवाहित करती है। इस नदी पर बने प्रमुख बांधों में ओंकारेश्वर और महेश्वर बांध है। तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, जो कि मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से निकलती है। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारा कि प्रायद्वीपीय नदियों के समूह की पहचान करिए। जो प्रायद्वीपीय नदियां उनके समूह की पहचान करना है। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? इसका सही आंसर है गोदावरी। सॉल्यूशन देख लेते हैं हम इसका। गोदावरी नदी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकम से होता है। इसे दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियाँ प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा हैं। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पर्वत, कृष्णा का महाबलेश्वर का समीप महानदी स्यावा से होता है। तो गोदावरी नदी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, इसका जो उद्गम है वो महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकम से होता है। आगे हमारा प्रश्न है कि दक्षिण भारत की ऐसी प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अरब सागर में जल गिराती हैं? तो इसका सही आंसर है नर्मदा और तापी। तो नर्मदा और तापी दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं जो अरब सागर में जल गिराती हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी केरल राज्य में नहीं बहती है? कौन सी नदी केरल राज्य में नहीं बहती है? तो पेन्नार। तो पेन्नार नदी केरल राज्य में नहीं बहती है, भारत के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है। बाकी पंबा, भारथापुजा और पेरियार ये सब केरल राज्य की नदियाँ हैं। ठीक है, आगे प्रश्न है कि अनेर, पंजारा और वाघुर अनेर, पंजारा और वाघुर किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? इसका सही आंसर है तापी। तो तापी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है तथा सूरत में खंभात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं पूड़ा, निर्ना, पंजारा और अनेर, वाघुर। ठीक है, तो ये इसकी सहायक नदियाँ हैं किसकी? तापी की, अनेर, पंजारा और वाघुर। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। 341 के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है, यानी किस राज्य से तापी नदी नहीं गुजरती है? इसका सही आंसर है राजस्थान। तो राजस्थान से तापी नदी नहीं गुजरती है, बाकी गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से गुजरती है।
तो तापी नदी का प्रवाह 79% महाराष्ट्र में है, 15% मध्य प्रदेश में और 60% गुजरात में पड़ता है। ठीक, आगे हमारा प्रश्न है कि गोदावरी नदी की उस शाखा का क्या नाम है जो पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के यानम अंतर क्षेत्र से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो इसका सही आंसर है गौतमी। तो गोदावरी नदी की शाखा गौतमी जो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के यानम अंतर क्षेत्र में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसका सही आंसर है तापी। तो नर्मदा और तापी ये भ्रंश घाटी में बहती हैं और अरब सागर में जल गिराती हैं। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से निकलती है और उड़ीसा से बहते हुए अंततः बंगाल खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है महानदी। तो महानदी प्रणाली उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा प्रश्न है 345 कि लगभग 724 किलोमीटर के विस्तार के साथ कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इसका सही आंसर है तापी। तो लगभग 724 किलोमीटर के विस्तार के साथ तापी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा श्रृंखलाओं में से है। यह नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। इसका अपवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य में है और ये अरब सागर में जल गिराती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 346 प्रश्न है कि केरल की सबसे लंबी नदी, केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुजा का दूसरा नाम क्या है जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में जल गिराती है। तो इसका सही आंसर है पोन्नानी। तो पोन्नानी जिसका असली नाम और एक और नाम भरतपुजा है, तो भरतपुजा को ही हम पोन्नानी कहते हैं। ये केरल राज्य में बहता है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। मूसी नदी, तो इसका सही आंसर है कृष्णा। तो मूसी नदी कृष्णा की सहायक नदी है। मूसी का उद्गम हैदराबाद के पश्चिम में 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अनंतगिरी पहाड़ियों से होता है। ये 240 किलोमीटर दूरी तय कर वजीराबाद के पास कृष्णा नदी में मिल जाती है। हैदराबाद इसी नदी के तट पर है, मूसी नदी के तट पर। मूसी नदी कृष्णा की सहायक नदी है। निम्न आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है। इसका सही आंसर है घाघरा। तो घाघरा नेपाल हिमालय से नहीं निकलती। इसका सलूशन हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो नर्मदा नदी यहाँ पे सॉरी बोलना चाहता हूँ, ये मैंने गलत बोल दिया। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती। तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी तो मध्य प्रदेश से निकलती है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो इसका सलूशन हम देख लेते हैं, यहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत के अमरकंटक से है। मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से है। यह 1312 किलोमीटर लंबी यह अपवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में है। यह खंभात की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश राज्य में है। अन्य सभी नदियाँ घाघरा, कोसी और गंडक का उद्गम नेपाल में था। तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है वो हिमालय में नहीं है। ठीक है, आगे प्रश्न है कि कौन सी नदी का बेसिन 65,145 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है, जिसमें से 80% भाग महाराष्ट्र में है। इसका सही आंसर है तापी नदी। ठीक है, आगे प्रश्न है कि प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पूनी के नाम से जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है। इसका सही आंसर है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी को पूनी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारा कि भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो नर्मदा और तापी ये दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी में होकर बहती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। 52 है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। कौन सी यानी जो कृष्णा नदी है उसका जो उद्गम हुआ है वो किस पर्वत श्रृंखला से हुआ है। सही आंसर है सह्याद्री श्रृंखला। सह्याद्री श्रृंखला जिसे पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है में स्थित महाबलेश्वर पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न। तो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। इसका सही आंसर है नर्मदा। तो नर्मदा नदी अरब सागर में जल गिराती है। और तापी नदी, तो अरब सागर में जल गिराने वाली नदी नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, मांडवी और जुआरी। ठीक है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। उसके पश्चात उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य
भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारा 354। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर है अमरकंटक की पहाड़ियों से। आगे प्रश्न है कि यहाँ पे पूछा है कौन सी नदी और तापी नदियों एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर देती हैं? तो इसका सही आंसर है नर्मदा सी। तो नर्मदा और तापी नदियाँ एक दूसरे के लगभग समांतर बहती हैं। ठीक है, आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? इसका सही आंसर है सोन गंगा की सहायक नदी है, राम गंगा, काली, ये सारी गंगा की सहायक नदी है। लेकिन पेन गंगा ये गंगा की सहायक नदी है क्योंकि ये दक्षिण भारत में है। ठीक है, देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो गंगा के दाहिनी तट पर आकर मिलने वाली नदियाँ मुख्य रूप से यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन। फिर बाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, काली, गंडक, कोसी, महानंदा। ज्ञातव्य है कि जो पेन गंगा है वो गोदावरी की सहायक नदी है। यह महाराष्ट्र के यवतमाल, चंद्रपुर और वारिस जिले से की प्रमुख नदी है और ये अजंता की श्रृंखला से निकलती है। ठीक है, तो जो पेन गंगा है वो गोदावरी की सहायक नदी है। आगे प्रश्न है हमारा 357 कि गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? सही आंसर है महाराष्ट्र। तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी उपयोगिता के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिम घाट महाराष्ट्र में नासिक जिले त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होती है। इसकी कुल लंबाई 1365 किलोमीटर है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न है हमारा कि बेसिन का लगभग 50% भाग महाराष्ट्र स्थित है। तो किस नदी के बेसिन का लगभग 50% भाग महाराष्ट्र में है? तो गोदावरी नदी के बेसिन का लगभग 50% भाग महाराष्ट्र में है। जैसे यहाँ पे दे रखा है, गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से होता है। गोदावरी बेसिन का लगभग 50% भाग महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में शामिल गोदावरी की सहायक नदियाँ पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, पेनगंगा। ठीक है, ये गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। आगे हमारा प्रश्न है 259 कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो तापी तो अरब सागर में, नर्मदा भी अरब सागर में, सिंधु भी इधर ही गिरती है, महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर के पास धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से निकलती है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के पास धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से निकलती है तथा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है 360 जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से 1990 में जल विवाद का न्यायाधिकरण से जुड़ी नदी कौन सी है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो विवाद रहता है वो किस नदी को लेकर रहती है? ठीक है, और 1990 में इनके जल विवाद को निपटाने के लिए एक विवाद न्यायाधिकरण भी गठित किया गया था। तो इसका सही आंसर है डी वाला, कावेरी। तो कावेरी नदी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच हमेशा विवाद रहता है। तो ये हो गया हमारा 40 क्वेश्चन भूगोल के। तो हमने कर लिया अपने 120 क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये हमारा आज का हो गया 120 क्वेश्चन। तो आई होप को आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद।